हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानदा IAS में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और भारतीय इतिहास के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ इतिहास में भी इतिहास का भी अध्ययन करेंगे। और जो छत्तीसगढ़ इतिहास है वो भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो यदि आपका भारतीय इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो छत्तीसगढ़ इतिहास में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो वहाँ भी हमने जो भारतीय इतिहास है वहाँ भी हमने प्राचीन भारतीय इतिहास से प्रारंभ किया है। तो छत्तीसगढ़ इतिहास को भी हम क्या करेंगे, प्राचीन छत्तीसगढ़ इतिहास से प्रारंभ करेंगे। दोनों में एक ही मतलब एक प्रकार से संबंध है। वहाँ पे भी आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर भी आपको वही प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता है ना, वैदिक काल से क्या संबंधित यहाँ साक्ष्य मिले ये देखना है। मौर्य काल से क्या संबंधित यहाँ साक्ष्य मिले, गुप्त वंश का क्या यहाँ प्रभाव रहा ये हम देखेंगे। इसके अलावा मराठों का क्या प्रभाव रहा है ना, अंग्रेजों का क्या प्रभाव रहा, तो ये सब हम देखेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि भारतीय इतिहास से संबंधित है, वहाँ का जो आपका ज्ञान है वो यहाँ काम आएगा। तो पहले पढ़ने के पहले वही हम देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो वही है, तो इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है उसमें हमें पढ़ना क्या है। चलिए, इतिहास। इतिहास आपको पता है हमने 3 भागों में बांटते हैं। हाँ, देखिए ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल है ना, इसे प्री हिस्टोरिक एज भी बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एज भी बोलते हैं। सेकंड आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज बोलते हैं दोस्तों। फिर आपका आखिरी आता है ऐतिहासिक। तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या मेन डेफिनेशन है, ये सब हम देखेंगे। ऐतिहासिक काल है ना, इसे हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। तो देखिए, जब मानव सभ्यता का उदय हुआ तो प्रारंभ में मनुष्य खाना खाना सीख जाए, रहना सीख जाए, यही बड़ी बात थी है ना। तो ऐसा काल जिसके कोई मतलब लेखन बहुत मुश्किल से प्राप्त हो रहे हैं है ना, जहाँ कोई लेखन या साहित्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो लेखन के आधार पे बांटे। वैसे हम एक बात याद रखना है, ये इतिहास को हम किस आधार पे बांटे, लेखन के आधार पर। ऐसा इतिहास जहाँ लेखन कार्य नहीं किया गया है ना, जहाँ लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, उसको बोलते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज या आपके प्रागैतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य नहीं है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में आपका लिखित साक्ष्य है, तो मतलब मनुष्य पढ़ना लिखना सीख तो गया था है ना, कुछ लिखना जानता तो था, लिखित साक्ष्य है किंतु हमारे द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु पढ़ा नहीं जा पाया, पढ़ा नहीं जा सकता। इसको बोलेंगे आपका आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज। आखिरी आता है जिसका लिखित साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य भी है और इसको पढ़ा भी जा सकता है। तो लेखन के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल में आपको पता है कि इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपको इसको 4 भागों में विभाजित करना है। इंडियन हिस्ट्री में हम इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है आपका पूरा पाषाणिक काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक पीरियड, स्टोन पीरियड है ना, पाषाण काल को स्टोन एज बोलते हैं, पैलियोलिथिक। फिर दूसरा आपका आता है मध्यकाल, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक भी बोलते हैं, मेसोलिथिक। फिर चौथे नंबर का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 4 है, तो मैं पहले चौथा बता रहा हूँ, नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज भी बोलते हैं, नियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। तो ये भारतीय इतिहास में 3 भागों में ही विभाजित किया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको एक और अलग से पढ़ना है, उसे क्या बोलेंगे हम, उत्तर पाषाण काल, उत्तर
पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पे इस काल के भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, और कौन कौन से साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए और क्या क्या प्राप्त हुए सब हम देखेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल में, तो वहाँ से जो प्राप्त हुए हैं आपकी लेखन वो हम आज तक पढ़ नहीं पाए। फिर ऐतिहासिक काल में जहाँ से लिखित आपके साक्ष्य मिल रहे हैं वहाँ से आएगा आपका वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता से लिखित साक्ष्य प्रारंभ हो गए थे, है ना। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, और आपका जो आज हम प्रारंभ करेंगे वो आपका क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मैं चालू कर रहा हूं। हमें सबसे पहले तो यही पढ़ना है कि कौन कौन से साक्ष्य कहां कहां से मिले और क्या क्या मिले, है ना। यही आपसे सीजीपीएससी प्रश्न के रूप में पूछता है। तो यदि मैं विभाजित करूं तो पहला है आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में पहला क्या था, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, है ना। फिर दूसरा आपका क्या था, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। देखिए दोस्तों, आपको इस हिस्ट्री मतलब इस संदर्भ में, इस विषय के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें नोट्स, है ना, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ना कैसे है और साथ साथ कोड बना के कैसे याद करना है और प्रश्न कैसे आते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, है ना। तो कैसे उसको याद करेंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, कैसे प्रश्न आते हैं और किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या आपके लिए डिफरेंट रहेगा। तो देखिए, पूरा पाषाण काल हो गया, है ना, ये लिख लिया हम। इसमें पूछा जाता है सबसे पहले कि कहां कहां मिला। तो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं आपको सिंघनपुर की गुफाओं से, जो रायगढ़ में, सिंघनपुर की गुफाओं से। ठीक है, पहले याद कीजिए, मैं पहले वो बता रहा हूं जो रायगढ़ में स्थित है, मैं पहले वो बता रहा हूं आपको जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा अभी बहुत से साक्ष्य ऐसे हैं जो पूरा पाषाण काल के मिल गए हैं, है ना। तो उसको भी हम देखेंगे और उसको कैसे याद करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी पहला एक सिर्फ याद कीजिए कि आपको पूछेगा कि पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले, तो सिंघनपुर की गुफा से। दूसरा आपको क्या याद रखना है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ आपको याद रखना है। कबरा पहाड़ कहाँ है, तो रायगढ़। फिर उत्तर पाषाण काल के आपके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो महानदी घाटी, महानदी घाटी। फिर से सिंघनपुर की गुफा लिखेंगे आप, सिंघनपुर की गुफा, यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के मिले हैं, सिंघनपुर गुफा जो रायगढ़ में स्थित है। और फिर आपको लिखना है धनपुर, जो स्थित है आपका गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। दोस्तों हम ये सबको मैप में भी देखेंगे, धनपुर, है ना, ये कहाँ है, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही आपका जो जिला है वहाँ स्थित है। ठीक है, फिर आपका आता है क्या, नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल में आपको 4 स्थान याद रखने हैं, है ना। पहला देखिए, इसके लिए कोड याद कर लीजिए, जहां कोड की आवश्यकता होगी मैं बताऊंगा। बोन अटैच, बोन अटैच, बोन को हम अटैच कर रहे हैं कहीं, है ना, हड्डी को हम क्या कर रहे हैं, कहीं अटैच कर रहे हैं। तो बोनटीला, बोनटीला ये क्या है, राजनांदगांव में स्थित है, राजनांदगांव में, जहां से हमें क्या मिला है, नौ पाषाण काल के साक्ष्य मिले। बोन हो गया आपका, बोनटीला। आ से अर्जुनी, आ से अर्जुनी, टे से टेरम, और च से आपका क्या हो गया, बोनटीला हो गया आपका, अर्जुनी हो गया, टेरम हो गया, और च से चिरचारी, है ना, सॉरी चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, ये आपको याद रखना है। चितवा डोंगरी भी कहाँ है आपका, चितवा डोंगरी भी आपका कहाँ है, अर्जुनी हो गया आपका दुर्ग, है ना, और चितवा डोंगरी है आपका राजनांदगांव में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो इतनी जगह पहले आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं ये आपसे पूछा जाता है, साक्ष्य क्या मिले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जो पूरा पाषाणिक मनुष्य है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य क्या करेगा, जो चित्रकारी करता था
है ना, चित्र ही मिले हैं मैक्सिमम, जो गुफाओं से हमें क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं, तो वो अपनी चित्र बना पाएगा, मतलब मानव का चित्र वो ज़्यादा से ज़्यादा देखता था, पशु को देखता था तो पशु का चित्र बनाया उसने, है ना। वो पशुओं को मारने के लिए एक हथियार के रूप में पत्थरों का जो औजार है वो प्रयोग करता था। तो इन्हीं तीन चित्र, यही तीन चित्र मिले हैं और यही तीन चित्र किस प्रकार से प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं वो देखिए, है ना। तो पहले बात तो क्या, आप जो औजार मिले हैं वही चारों काल में मिले हैं, उन्हीं को लिखना है आपको, है ना। तो पूरा पाषाण काल में जो औजार मिले हैं उसके बारे में लिखना है, हस्तचलित कुदाल। देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, हस्तचलित कुदाल कहाँ से मिला है, बस आपको इस पे ध्यान देना है। तो सिंघनपुर की गुफा से मिला है, और आपको ये याद रखना है कि पूरा पाषाण युग का है। फिर जो अलग मिला, मतलब अब उसने क्या किया, चेंज किया, जो औजार थे उसको चेंज किया। पहले हस्तचलित कुदाल नॉर्मल बनाया, फिर उसमें उसने शेप लाना चालू किया। तो आपका प्रश्न के रूप में पूछेगा कि अर्धचंद्राकार लंबे फलक है ना, लघु औजार कहां से प्राप्त हुए, तो कबरा पहाड़ से, और किस युग के हैं, तो मध्य पाषाण काल के। मतलब उसने शेप में चेंज किया, अर्धचंद्राकार, लंबे फलक, लघु औजार वाले, है ना। फिर तीसरा जो है उसमें भी क्या किया, उसने किसका, औजार का ही चित्र बनाया। तो इसमें प्रश्न के रूप में पूछता है लघुकृत औजार, लघुकृत औजार मध्य पाषाण काल से, किस काल के हैं, तो लघुकृत आपके उत्तर पाषाण काल के। लघुकृत औजार किस काल के हैं, तो आपको याद रखना है उत्तर पाषाण काल के। और लास्ट में जो उसने बनाया वो बनाया सिर्फ हथौड़ा। आपको पूछेगा हथौड़ा किस युग से प्राप्त हुआ है, किस युग का है, तो आपको याद रखना है नवपाषाणिक काल का है ना। फिर इसमें उसने अपनी भी फोटो बनाई, मनुष्य की भी फोटो बनाई, है ना, अपना इमेज बनाया। तो पहले में आपको पूछता है कि मानवकृत, है ना, मानव श्रृंखला अलग अलग रूप में मानव श्रृंखला बनाया। कैसे बनाया, सीढ़ी नुमा, लंबे मतलब ऐसा लाइन से बैठे, है ना। इस प्रकार से उसने मनुष्य की श्रृंखला बनाई, मानवकृत श्रृंखला, है ना। अगले वाले में भी क्या हुआ, मानवकृत श्रृंखला मिलेगी, मानवकृत श्रृंखला इसमें भी मिलेगी। तो आपको याद रखना है कबरा पहाड़ और सिंघनपुर गुफा से दोनों में क्या है, मानवकृत श्रृंखला मिली है। इसके अलावा एक मिनट, यहाँ पे मानवकृत श्रृंखला मत लिखिए, यहाँ पे जो मेन मिला है मानवकृत श्रृंखला आपको ऊपर रखना है ना, कि सीढ़ी नुमा लंबे आकार में लाइन से जो बैठे हुए हैं वो मानवकृत श्रृंखला ऊपर मिला है आपका सिंघनपुर की गुफाओं से। कबरा पहाड़ में जो याद रखना है वो ये है आपका कि इसने पशुओं का बनाया, है ना, अलग अलग पशुओं का बनाया। जैसे आपका छिपकली, ये आपसे पूछा जाता है, ये छिपकली, घड़ियाल, है ना, घड़ियाल, है ना। इसके अलावा और भी जो जानवर है, सांभर, गाय, बैल, भैंस, ये तीन एक साथ याद रखेंगे। गेंडा भी है ना, गेंडा भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है हाथी, मतलब बहुत सारे जानवर हैं, ये सब जानवर के आपका नाम दे सकता है और कौन सा प्राप्त नहीं हुआ ये भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे इतने जानवर आपको याद रखना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ याद रखना है, यहाँ जो है लाल गहरे रंग का प्रयोग हुआ है, लाल गहरे रंग का प्रयोग किस गुफा में प्राप्त शैल चित्रों में लाल गहरे रंग का प्रयोग हुआ है, तो आपको याद रखना है कबरा पहाड़ में लाल गहरे रंग का प्रयोग हुआ है ना। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, इतनी जगह आपको याद रखना है। कैसे याद किए, तो एक बार देख लेते हैं फटाफट। पहला आपको सिंघनपुर याद रखना है पहले वाले में, है ना, दूसरे में कबरा पहाड़, दोनों ही रायगढ़ में स्थित है। तीसरे में उत्तर पाषाण काल में आपको महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा और धनपुर को एक अलग से याद रखना है। फिर नवपाषाण काल आप एकदम अलग से याद रखें, उसके लिए कोड याद रखें आपने, बोन अटैच, ठीक है, बोनटीला, अर्जुनी, टेरम और चितवा डोंगरी, ठीक है। फिर कैसे हमने लिखा कि क्या क्या प्राप्त हुए, तो पहले हमने लिख लिया औजार, चारों से जगह से औजार मिला है। तो हस्तचलित कुदाल पूछेगा तो सिंघनपुर की गुफा से, मतलब पूरा पाषाण काल से। अर्धचंद्राकार लंबे फलक लघु औजार पूछेगा तो आपको मध्य पाषाण काल से। फिर लघुकृत औजार पूछेगा, है ना, यही वर्ड यूज हुआ है दोस्तों, है ना। तो लघुकृत औजार तो आपको याद रखना है उत्तर पाषाण काल से मिला। और हथौड़े के रूप में मतलब औजार कहाँ प्राप्त हुआ है, तो नवपाषाणिक काल में इन जगहों से प्राप्त हुआ है। फिर हमने देखा कि पहले वाले में सिंघनपुर की गुफा में मानवकृत जो
श्रृंखला है, मतलब छोटे छोटे मानव सीढ़ी नुमा आकार में बने हुए हैं, लंबे मतलब लाइन से बैठे हुए हैं, तो ये आपका मानव श्रृंखला प्राप्त हुआ। फिर कबरा पहाड़ से जो है उसने जानवरों के बनाए, छिपकली, घड़ियाल, सांबर, गाय, बैल, भैंस, है ना, गेंडा, हाथी, इतनी जानवरों के उसने फोटो बनाए, और सब में क्या है, एक चीज देखा गया कि लाल गहरे रंग का प्रयोग हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो चितवा डोंगरी के बारे में याद रखना है, और जो आपका 2020 में पीएससी के द्वारा पूछा भी गया है। चितवा डोंगरी के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि जो राजनांदगांव में स्थित चितवा डोंगरी है, वहां जो खुदाई का कार्य हुआ, तो कौन से दो पुरातात्विक व्यक्तियों के द्वारा, पुरातत्व के द्वारा खुदाई किया गया? तो याद रखेंगे रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान दास सिंह मिश्र व भगवान दास सिंह के द्वारा ये खुदाई कार्य किया गया, मतलब उन्होंने इसको क्या किया, लीड किया था, भगवान दास सिंह। ये प्रश्न आपका 2020 में पूछा गया है ना। इसी प्रकार से और कौन से खुदाई कार्य में कौन से पुरातत्व का योगदान है वो हम देखेंगे, है ना। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, फिर आपका कुछ चीजों को हम थोड़ा सा अलग से डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे आपका शैल चित्र हमने अभी पढ़ा कि सिंघनपुर की गुफा से शैल चित्र प्राप्त हुए, तो उसको एक बार और बना लेते हैं कॉलम में, है ना। फिर आपका दूसरा चीज पढ़ना है पाषाण घेरे, ये हम देख लेते हैं, है ना। फिर आपके लिए क्या, ये दो इंपॉर्टेंट है ना, पहले ये दो चीज देख लेते हैं। चलिए, तो शैल चित्र आपको हम देख चुके हैं, उसी को बस एक बार और अलग रूप में विभाजित कर रहे हैं। सिंघनपुर गुफा, कबरा पहाड़, ये दो जगह से क्या हुआ, शैल चित्र मिला है। उसमें से आपके लिए सिंघनपुर में मानव वाले संबंधित याद रखना है, मानव जो श्रृंखला प्राप्त हुई वो सब याद रखना है। कबरा पहाड़ में आपका पशु और औजार वाला जो मिला है, मानव में भी मानव प्लस औजार और पशु में भी पशु प्लस औजार जो मिले हैं वो आपको याद रखना है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन गुफा पूछेगा, सबसे प्राचीन आपको गुफा पूछेगा, सबसे प्राचीन गुफा पूछा तो आपको सिंघनपुर की गुफा याद रखनी है। सबसे प्राचीन गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा आपको पूछेगा तो सिंघनपुर गुफा याद रखना है। और दूसरा ये पूछा जाता है कि सबसे सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ से प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रख सकते हैं, बोतलदा की गुफा, है ना, बोतलदा, ये भी रायगढ़ में, तीनों रायगढ़ में, है ना। बोतलदा की गुफा के बारे में याद रख सकते हैं कि ये सबसे लंबी गुफा है। बोतल जैसे याद रख लीजिए, बोतल का शेप कुछ ऐसा होता है, तो सबसे लंबी गुफा है ना। इस प्रकार से कुछ याद रख लेंगे, बोतलदा तो सबसे लंबी, ये तीन चीज आपको याद रखना है। पाषाण घेरे में आते हैं, पाषाण घेरे में आपको क्या याद रखना है, बालोद के तीन जगह, अभी हम सबको मैप में भी देखेंगे, है ना, अभी सबको मैप में देखेंगे, क्योंकि मैप में देखने से क्या होता है, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती है। तो बालोद में चिरचारी और सूरत, ये देखेंगे, करही भदर, सूरत, चिरचारी और करही भदर, ये तीन जगह हैं जहां से पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आपका गढ़धनौरा, कोंडागांव का गढ़धनौरा आपको याद रखना है, गढ़धनौरा, है ना, कोंडागांव में। अब बालोद में ही एक आपको करका भाटा अलग से याद रखना है, करका भाटा, ये क्यों अलग है देखते हैं। करका भाटा, ये 5 जगह से आपका प्राप्त तो हुआ है पाषाण घेरे। पाषाण घेरे क्या होता था दोस्तों, कि जो पहले मनुष्य था वो किसी मनुष्य को, शव को दफन करने के लिए क्या करते थे, दफन करने के बाद चारों ओर उसकी सुरक्षा के लिए क्या कर देते थे, बड़े बड़े पाषाणों को घेर कर रख देते थे। तो वही था आपका क्या, पाषाण घेरे, है ना। तो ये आपका बालोद के चिरचारी से प्राप्त हुआ है, सूरत से प्राप्त हुआ है, करही भदर से प्राप्त हुआ है और करका भाटा से, 4 जगह बालोद से ये पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। गढ़धनौरा, कोंडागांव के गढ़धनौरा से प्राप्त हुए हैं। तो गढ़धनौरा और आपका क्या, गढ़धनौरा और करका भाटा के बारे में एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। गढ़धनौरा के बारे में याद रखिए कि यहां से 500 महापाषाण
मतलब पाषाण घेरे प्राप्त हुए। पाषाण घेरे क्या हुए? प्राप्त हुए। महापाषाण, 500 महापाषाण। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाषाण घेरे, है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मिस्र, जो रविंद्रनाथ मिश्र हैं और आपका कामले, रविंद्रनाथ मिश्र और कामले, 2 लोगों ने इसकी खुदाई की थी। तो जैसे भगवान सिंह को आपसे पूछ चुका है, उसी प्रकार आपको पाषाण घेरे के बारे में गौड़धनों से पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, आपका मिस्र और कामले ने क्या किया था? गौड़धनों से 500 महापाषाण घेरे को खोजा था। करका भाटा से एक याद रखना है कि पाषाण घेरे भी मिले हैं यहाँ से, साथ में साथ लोहे के औजार। आपको पूछेगा कि लोहे के औजार कहाँ से प्राप्त हुए, तो एकमात्र आपको करका भाटा याद रखना है ना। करका भाटा आपको याद रखना है कि लोहे के औजार वहाँ से प्राप्त हुए। तो इतने पॉइंट यहाँ से बनते हैं, आपका जो अलग है थोड़े, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार और देख लेते हैं फटाफट। तो आपका ये हुआ सिंगनपुर की गुफा, हाँ, कौन से शैल चित्र मिले हम देख चुके हैं। सबसे प्राचीन है गुफा, याद रखना है, रायगढ़ में स्थित है। कबरा पहाड़ रायगढ़ में स्थित है। सर्वाधिक शैल चित्र आपको कहाँ से प्राप्त हुए, सीधा क्वेश्चन पूछता है तो कबरा पहाड़, बोतलदा की गुफा सबसे लंबी गुफा है, ये आपको याद रखना है। शैल चित्र हो गया। पाषाण घेरे में आपको याद रखना है कि बालोद के चिरचारी, सोरर और करही बदर से प्राप्त हुआ है। कोंडा गांव के गढ़धनों से प्राप्त हुआ है। और करका भाटा ये भी बालोद में स्थित है, यहाँ से आपका पाषाण घेरे प्राप्त हुआ है। उसके बारे में एक अलग फैक्ट ये है कि लोहे के औजार मिले हैं करका भाटा से। 500 महापाषाण घेरे मिले हैं, जिसे मिश्र व कामले जैसे पुरातत्व विशेषज्ञों ने खोजा है ना। आगे चलते हैं। चलिए अब ये हमने जो पढ़ा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसमें थोड़ा सा और स्थल देख लेते हैं। मतलब अभी जब नए, ये तो पुराने आपके डाटा है कि पूरा पाषाण संबंधित जो स्थल है वो सिंघनपुर की गुफा है, लेकिन कुछ ऐसे स्थल हैं जो नए खोजे गए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए तो एक बार और डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल। मैं कोड के थ्रू बताऊंगा, जितना आप याद कर पा रहे हैं उतना ही क्या करेंगे, याद करेंगे, है ना। पूरा पाषाण, ये हो गया मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, नव पाषाण। चलिए देखते हैं। तो ऐसा कोड से याद कीजिए कि एक गधा सोने के लिए गया और सोने में छापा मारने गया और भंवर में फंस गया, है ना। गधा सोने के लिए छापा मारने गया, है ना, रेड मारने गया और भंवर में फंस गया, बोतल के अंदर, ऐसा याद कर लीजिए, बोतल में भंवर में फंस गया। तो गधा कहाँ गया, छापा मारना, छापा मारा, किसमें छापा मारना गया, सोना के लिए, तो सोन बरसा, है ना। तो क्या हुआ, वो बोतल वाले भंवर में फंस गया, मतलब बोतलदा। और आपका लास्ट आपको याद रखना है भंवर खोल। इसके अलावा सिंघनपुर की गुफा हम वहां पढ़ चुके हैं, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा है मैं वो बता रहा हूं, है ना। तो इतना आपको क्या करना है, याद करना है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आपका मध्य पाषाण काल से क्या क्या संबंधित है वो हम देख लेते हैं, है ना। मध्य पाषाण काल में आपको याद रखना है कि काली माता खड़ग धारण करती है, ये आपको याद रखना है ना। 2 चीजें है इसमें, 2 कोड है। काली माता खड़ग धारण करती है, इसलिए आपका काली घाट हो गया, है ना। और आपका खड़ग घाट हो गया, काली घाट याद रख लीजिए, है ना। खड़ग घाट याद रख लीजिए, खड़ग घाट। फिर एक राजा क्या करता है, भात, अपन चावल को क्या बोलते हैं, भात बोलते हैं। तो राजा क्या करता है, भात खा रहा है, कहाँ पे, घाट पे बैठ के, है ना। तो राजपुर इसमें आएगा, है ना। फिर राजपुर के बाद क्या आएगा, काली घाट हो गया, खड़ग आपका हो गया, काली घाट, खड़ग घाट और राजपुर। भात खा रहे हैं, भाते माड़ा, और कहाँ खा रहा है वो, घाट पे, तो घाट लोहंगा, है ना। इतना आपको याद रखना है ना। नौ पाषाण काल में आते हैं। नौ पाषाण काल में आपको
आपको याद रखना है हम कहाँ बसते हैं, हम जहाँ बसते हैं वहाँ हमारे पास क्या होता है, अंगना होता है। ठीक है, जहाँ हम बसते हैं तो बसना, जहाँ हम बसते हैं बसनापुर, जहाँ हम बसते हैं वहाँ हमारे पास आंगन होता है तो ओंगना। ठीक है, बसनापुर ओंगना, और वहीं अपन हम कर्म करते हैं तो कर्मागढ़, कर्मागढ़। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बोतलदा है, बोतलदा और कबरा पहाड़, मतलब बोतलदा भी इसमें आएगा। इसके अलावा जो नया सर्वे हुआ है उसमें कबरा पहाड़ में आपको याद रखना है तीनों में साक्ष्य मिले हैं। तीनों में क्या हुआ है, कबरा पहाड़ में साक्ष्य मिले हैं तीनों युग में। इसके अलावा नवपाषाण काल में तो वही आएगा, बोनटीला, जो हमने याद किया था बोनटीला, ये हम याद कर चुके हैं। बोन अटैच है ना, बोन अटैच हम याद कर चुके हैं। बोनटीला आपका है ना, अटैच से अर्जुनी टेरम, अर्जुनी टेरम और चितवा डोंगरी, ये तो आपको याद है। तो इतने एक्स्ट्रा नाम थे दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, देखना है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से इसी लाइन से इसी से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, जो हम देखे हैं मतलब पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा सा मैप में बस एक बार देख लेते हैं। जो पुराने जो इंपॉर्टेंट जगह है वो हम देख लेते हैं। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का क्या हुआ, मैप हुआ। चलिए, शायद मैप हट गया, चलिए इसे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं। इन्हीं जगहों को क्या करना था, लोकेशन में देखना। तो आपको दिख रहा है कि ये सिंगनपुर की गुफा क्या है, रायगढ़ में है। कबरा पहाड़ की गुफा कहाँ है आपका, ये भी रायगढ़ में है। इसके अलावा ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें होती तो मैं मैप में करवाता ही। तो यहाँ से हम मैप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, एक मिनट देखते हैं मैप। हाँ चलिए, ये आ गया आपका मैप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने देखा सिंगनपुर की गुफा, ये हो गया आपका रायगढ़ है ना। सिंगनपुर की गुफा यहाँ है, सिंगनपुर की गुफा जो आपका पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल से संबंधित है आपका, यहीं पे आपका आएगा कबरा पहाड़। मैप में देखने से आपको बस याद रहेगा लंबे समय तक, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। बाकी हम बहुत सारी चीज़ें सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। कबरा पहाड़ हो गया, ठीक है। फिर जो तीसरा है आपका उत्तर पाषाण काल, वहाँ महानदी घाटी, सिंगनपुर की गुफा, और यहाँ पे आपका एक मिनट, आपका यहाँ पे क्या होगा, गुरेला पेंड्रा मरवाही वाला स्थान है। चलिए डिवाइड कर लिया ऐसा, तो ये हो गया गुरेला पेंड्रा मरवाही। ये यहाँ से क्या मिला आपको, धनपुर, धनपुर वाला स्तर है ना, ये हो गया। फिर जो नवपाषाण काल है वो हम वहाँ से हमें क्या क्या है, मतलब कौन कौन से स्थान है जो नवपाषाण काल से संबंधित है। तो आपका हो गया चितवा डोंगरी, बोनटीला, दो जगह यहाँ से हो गया चितवा डोंगरी है ना। याद कीजिए, साथ साथ याद करते जाइए तभी याद होगा है ना। अब बाद में अलग से पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, साथ साथ याद करते जाएंगे तो ही आपको क्या होगा, याद होगा। तो चितवा डोंगरी हो गया, बोनटीली हो गया, और आपका टेरम हो गया दुर्ग से, ये आपको याद रखना है ना। टेरम, अर्जुनी, अर्जुनी आपको याद रखना है, ये हो गया। तो इतने स्थल कम से कम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो आपके पाषाण काल, पाषाण घेरे जो प्राप्त हुए उसको हम देख लेते हैं अलग से है ना। तो बालोद से ही मैक्सिमम प्राप्त हुए हैं, बालोद से, और आपका कोंडागांव के गढ़धनोरा से। तो गढ़धनोरा ये आपको याद रखना है, यहाँ से 500 पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं, जिसको कामले व मिश्र जैसे पुरातत्व विशेषज्ञों ने खोजा है। इसके अलावा आपको चिरचारी, चिरचारी, सूरर है ना, सूरर, करही भदर, सूरर, करही भदर, यहाँ से पाषाण घेरे प्राप्त हुए। और एक आपका करका भाटा, करका भाटा में, करका भाटा में एक अलग चीज़ और थी कि यहाँ लौह युगीन लोहे के जो औजार हैं वो मिले, लोहे के औजार। अलग से एक फैक्ट आपको करका भाटा के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ तक जितनी आपके प्रागैतिहासिक काल से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख लिया, पढ़ लिया, और यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। इससे अधिक आपको नहीं भी पढ़ना है, और आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। इतनी चीज़ों को आपको पहले अच्छे से करना है, उसके बाद आगे आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा जो प्रागैतिहासिक काल वाला जो पीरियड था वो हमने कंप्लीट कर लिया है ना। फिर आगे आते हैं ऐतिहासिक काल।
ये जो काल है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं और हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं। यहाँ से छत्तीसगढ़ में कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। यदि दोस्तों आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ से किस प्रकार के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राप्त हुए हैं, और यदि ऑप्शन में ये है कि कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, उसमें टिक करना है ना। कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो यहाँ आप लिख लेंगे कि कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, कोई साक्ष्य नहीं है छत्तीसगढ़ में, है ना, कोई साक्ष्य नहीं। जबकि इंडियन लेवल पे जब आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत विस्तृत रूप से पढ़ना रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर आपका ये भी कंप्लीट हो गया, है ना। यदि कोई साक्ष्य नहीं है मतलब आपको पढ़ना ही नहीं है। फिर आता है आपका ऐतिहासिक युग या हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ से आपका चालू होता है क्या, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। वैदिक सभ्यता से भी अलग या थोड़ा विस्तृत रूप में बोले तो इंडियन हिस्ट्री से भी ज़्यादा थोड़ा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आपको देखना है। क्या देखना है आपको, रामायण युग से संबंधित जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो हम देखेंगे। महाभारत काल से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हम देखने वाले हैं। इसके अलावा फिर आपका आगे आ जाएगा क्या, बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थल है, जैन धर्म से जो संबंधित स्थल है छत्तीसगढ़ में, वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर आपका वहाँ से भारतीय इतिहास का जैसे सीक्वेंस है, महाजनपद काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, है ना, गुप्त काल, वाकाटक वंश, वैसे ही यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में उनके साक्ष्य मिलते जाएंगे। तो यदि भारतीय इतिहास का जो सीक्वेंस है यदि वो आपको याद है तो ये आपके लिए बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ऐतिहासिक जो काल है, जो हिस्टोरिक पीरियड है दोस्तों, उसमें वैदिक सभ्यता, है ना, वैदिक सभ्यता से क्या है, क्या यहाँ साक्ष्य है, क्या है कि भी नहीं, ये भी हम देखेंगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वैदिक, यदि मैं बोलूं वैदिक सभ्यता, तो वैदिक काल दो भागों में विभाजित है दोस्तों। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और एक है आपका उत्तरवैदिक काल, उत्तरवैदिक काल। तो यहाँ हमारे लिए एक और अच्छा चीज़ ये हो जाता है कि जो आपको पता है कि जो आर्य थे वो प्रारंभिक रूप से, प्रारंभ में क्या था, जो वैदिक युग था उस समय क्या थे, आर्य सिर्फ उत्तर भारत में विस्तृत थे। वो मध्य भारत तक, उनको मध्य भारत का ज्ञान नहीं था। इसीलिए मध्य भारत का ज्ञान ना होने के कारण छत्तीसगढ़ से ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। तो आपको याद रखना है, जबकि आपको यदि पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल के कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो पुनः दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल का कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको सीधा याद रखना है, कोई साक्ष्य नहीं है ऋग्वैदिक काल का। फिर आते हैं उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल में साक्ष्य है ऐसा मान लिया गया है। प्रश्न के हिसाब से भी आपको उत्तर के रूप में याद रखना है कि साक्ष्य है, क्योंकि आपका आंसर आपको मार्क्स तभी मिलेगा जब आप ये आंसर देंगे। क्या साक्ष्य है, तो एक छोटा सा साक्ष्य जो हमारे नेबर स्टेट में मिल रहा है उसी को हम बोल दें कि वो भी हमारे यहाँ साक्ष्य के रूप में है। तो यहाँ क्या किया गया, जो हमारे पास का जो स्टेट है मध्य प्रदेश, वहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का नाम जो है वो इस युग में रेवा नदी के रूप में क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। नर्मदा नदी का जो नाम है, नर्मदा नदी का जो नाम है वो रेवा नदी के रूप में उल्लेखित किया गया है, रेवा नदी के रूप में। तो चूंकि वो हमारा पड़ोसी राज्य है और वहाँ की नदी का उल्लेख है, तो हमने ऐसा माना है कि उत्तर वैदिक काल के लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी थी, यहाँ की जानकारी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश किसका भाग था, छत्तीसगढ़ का भाग था। तो उस आधार पे हमने बोल दिया कि यहाँ उसके साक्ष्य है, मतलब इन द सेंस कि उत्तर वैदिक काल के लोगों को पता था कि छत्तीसगढ़ नाम की कोई जगह है, मतलब मध्य प्रदेश का हिस्सा जो छत्तीसगढ़ है वो हिस्सा है। तो वैदिक के काल के बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। वैदिक काल से ज़्यादा मतलब साक्ष्य यदि मैं बोलूँ तो रामायण से संबंधित और महाभारत से संबंधित ज़्यादा साक्ष्य छत्तीसगढ़ में है, वही आपसे प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो नए चेंजेस हुए हैं वो भी हम देखेंगे, मतलब जो नए चीज़ें हैं रामायण काल से संबंधित, है ना। बहुत बड़ी योजना आपका चला रही है राम वनगमन पथ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, है ना, ये आपको पता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो रामायण काल में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको याद भी रखते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ का जो
नीचे वाला हिस्सा है वो दंडकारण्य कहलाता था इस काल में, है ना। आपको पता होगा कि आगे हम पढ़ेंगे कि कोटपाल की संधि के द्वारा ही ये दोनों हिस्से एक हुए। पहले छत्तीसगढ़ इस रूप में नहीं था, ये ऊपर वाला अलग हिस्सा था, नीचे वाला अलग हिस्सा था, है ना। तो इसको अलग अलग युग में अलग अलग नाम से बोला गया। तो आपको याद रखना है जो उत्तर छत्तीसगढ़ है उसको क्या बोला गया, दक्षिण कौशल बोला गया। क्या बोला गया, दक्षिण कौशल बोला गया, दक्षिण कौशल बोला गया। और नीचे जो आपका हिस्सा था बस्तर वाला उसको दंडकारण्य बोला गया। बोला जाता था कि दंडक नाम का एक राक्षस था जिसका यहाँ राज्य था, तो उसको दंडकारण्य उसके नाम पर पड़ा। तो ऊपर वाला आपको याद रखना है दक्षिण कौशल, नीचे वाला दंडकारण्य। तो हमारे लिए कोड क्या बन गया, छत्तीसगढ़ का आपका नाम पूछता है तो द, है ना। रामायण काल में क्या नाम था छत्तीसगढ़ का, तो द। दक्षिण कौशल ऊपर वाले हिस्से को बोलते थे, और यदि बस्तर पूछा तो आपको दक्षिण कौशल याद रखना है ना। आगे चलते हैं, और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो यहाँ पे आपको मेनली लोकेशन पढ़ना है ना। ये माना जाता था कि जो कौशल राज्य है वो राजा भानुमंत के अंडर में था, मतलब यहाँ के शासक कौन थे, भानुमंत थे। और उनकी 3 पुत्रियां थी, उसमें से बड़ी पुत्री का नाम था माता कौशल्या, है ना। माता कौशल्या की जो विवाह है वो अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ से हुआ था, जिनके पुत्र श्री रामचंद्र जी थे। तो भानुमंत के कोई पुत्र ना होने के कारण जो अपना राज्य है भानुमंत ने वो किसे दे दिया था, राजा दशरथ को दे दिया था। और राजा दशरथ ही बाद में यहाँ के क्या हुए, शासक हुए। तो माता कौशल्या के नाम पर होने के कारण यहाँ इसका नाम कौशल पड़ा था, ये भी ऐसा माना जाता है। फिर हम ये भी मानते हैं कि जो भगवान रामचंद्र जी थे वो अपने वनवास के दौरान यहाँ पर रुके थे। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार, मतलब हम ऐसा अपना उसको लिखित मतलब वृहद रूप से देखते हैं तो हमें ये मिलता है, पढ़ के हम अपना साक्ष्य निकालते हैं। देखिए अलग अलग जो स्टेट है, अलग अलग राज्यों ने अपना अपना साक्ष्य माना है कि रामचंद्र जी यहाँ रुके थे। तो छत्तीसगढ़ ने भी ये माना है कि जो श्री रामचंद्र जी थे वो छत्तीसगढ़ राज्य में 10 वर्षों तक रहे थे, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो जो प्रमुख स्थल है वही हमें क्या करना है, पढ़ना है। पहले तो नाम आपको याद रखना है। एक कहानी जो मैंने बताई कि भानुमंत के बारे में, कैसे ये राज्य दशरथ जी को मिला, ये आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्थल, है ना। तो इसे मैं दो रूप में पढ़ाऊंगा। पहले ऐसे स्थल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, जो अभी पूछे जाने की संभावना है, वो क्या है, वो है आपका किससे संबंधित, राम वन गमन पथ से संबंधित, राम वन गमन पथ से संबंधित, है ना, पथ से संबंधित। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये योजना है जो 22 अक्टूबर को चलाई गई। 22 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ की गई। कहाँ से प्रारंभ की गई ये भी पूछता है, तो आपको चंद्रखुरी से माता कौशल्या मंदिर से, चंद्रखुरी माता कौशल्या मंदिर से, माता कौशल्या मंदिर से ये प्रारंभ की है। टोटल 75 स्थल हैं, जिसमें से 51 में काम चल रहा है। इसमें आपको ये भी पूछ सकता है, 51 इंपॉर्टेंट है, और 9 प्रमुख, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पूछेगा तो 9 प्रमुख, 51 पे काम चल रहा है। चिन्हित कितने गए हैं, 75, और 9 प्रमुख स्थल है। ये 9 प्रमुख स्थल को हम क्या करेंगे, देखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, कोरिया जिला, है ना। कोरिया जिला आपको याद रखना है। कोरिया जिला में आपको पहला कोरिया जिला हो गया। फिर आपको सरगुजा आना है ना। सीतामढ़ी हरचौका कोरिया, ऐसा माना जाता है कि राम जी कोरिया जिले से प्रवेश किए, और उनका सबसे पहले जो मतलब उन्होंने अपना कदम रखा, वो अपना पद रखा, वो कहाँ रखा, सीतामढ़ी हरचौका पे, है ना। फिर आते हैं आपका कहाँ, सरगुजा। सरगुजा में आपको याद रखना है रामगढ़ की पहाड़ी, यहाँ इंपॉर्टेंट है रामगढ़ की पहाड़ी, वहाँ सीता बेंगरा गुफा है ना। आपका लक्ष्मण बेंगरा गुफा है, जोगी मारा गुफा है, वहाँ मतलब सीता माता जहाँ क्या करती थी, आराम करती थी, वो सीता बेंगरा गुफा, है ना। जहाँ लक्ष्मण जी रुके थे वो लक्ष्मण बेंगरा गुफा। फिर आपको आना है कहाँ, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में आपको आना है, यहाँ भगवान राम ने क्या किया था, सबरी के झूठे फल खाए थे, शिवरी नारायण, है ना। फिर आपको आना है तुरतुरिया। तुरतुरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ माना जाता है कि जो ऋषि वाल्मीकि हुए उनका क्या था, यहाँ निवास स्थान था, उनका आश्रम था, और इसी वाल्मीकि आश्रम में क्या हुआ था, लव और कुश का जन्म हुआ था। फिर आपको आना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका यहीं से प्रारंभ हुआ था राम वनगमन पद, आरंग चंदखुरी। चंदखुरी में आपको याद रखना है, चंदखुरी में क्या याद रखना है आपको, कि यहाँ कौशल्या माता मंदिर है। फिर आपको आना है कहाँ, गरियाबंद। गरियाबंद के राजिम में आपको याद है ना, जहाँ श्रृंगी ऋषि आश्रम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर सिहावा पर्वत में आपको याद रखना है, सप्त ऋषि आश्रम है। और फिर आपको जगदलपुर में और सीधा
रामाराम सुकमा में ये क्या होगा, ये 9 प्रमुख स्थल आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो 1 2 ये हो गया, 3 आपका, 4 5 6 7 8 9 है ना। ये 9 स्थल आपको याद रखना है। चलिए इसको लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 9 प्रमुख स्थल है, आपसे 9 प्रमुख स्थल पूछा भी जा सकता है। तो सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका कहाँ है, कोरिया जिला, सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है। फिर आपका रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। फिर आता है आपका शिवरी नारायण मंदिर, शिवरी नारायण मंदिर। फिर तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम, तुरतुरिया, चंदखुरी, कौशल्या माता मंदिर, चंदखुरी, श्रृंगी ऋषि आश्रम, श्रृंगी ऋषि आश्रम, सिहावा है ना। तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, लौह कुश का जन्म, वाल्मीकि आश्रम, लौह कुश का जन्म है ना। यहाँ पे सबरी के जूठे फल खाए थे, है ना, शिवरी नारायण में, आपको याद रखना है। आगे चलिए, फिर आपका ये हो गया, नहीं सिहावा नहीं, ये गरियाबंद था, तो इसको यहाँ राजिम लिखिए। सिहावा नीचे है, धमतरी में है ना। ये क्या आएगा आपका, गरियाबंद, श्रृंगी ऋषि आश्रम, राजिम। सप्तऋषि आश्रम आएगा सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, सप्तऋषि आश्रम, सप्त ऋषि आश्रम, सिहावा, ठीक है। फिर आपका जगदलपुर, ये इंपॉर्टेंट है, जगदलपुर, और आपका रामाराम सुकमा में, रामाराम सुकमा में। तो इतने स्थल आपको याद रखने हैं। राम वन गमन पथ याद रखना है ना। कब प्रारंभ हुआ, तो आपको 22 अक्टूबर 2019, ये भी आपसे डेट पूछा जा सकता है। चंदखुरी माता कौशल्या मंदिर से प्रारंभ हुआ था ये, और 75 स्थल है, उसमें से 51 आपको चिन्हित किया गया और 9 प्रमुख स्थल है। इसके लिए जो आधार माना गया है वो भी आपको याद रखना है। इसके लिए 2 बुकों को आधार माना गया है, 2 किताबों को क्या किया गया है, आधार माना गया। आधार, पहला जो आधार माना गया है वो माना गया है आपका मन्नूलाल यदू की जो बुक है, मन्नूलाल की जो बुक है यदु, दंडकारण्य, उनकी जो बुक है उसको क्या किया गया है, आधार माना गया है। दूसरा आधार माना गया है डॉक्टर हेमनाथ यदु, डॉक्टर हेम यदु की जो बुक है, डॉक्टर हेम यदु। पहला मन्नूलाल यदु की दंडकारण्य जो बुक है उसको क्या किया गया, आधार माना गया। दूसरा आपका डॉक्टर हेम यदु की जो बुक है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इतनी बातें आपका राम वन गमन पथ से संबंधित है और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ स्थल जो बच गए हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं रामायण काल से संबंधित, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो कुछ जैसे आपका रायगढ़ वाला स्थान हो गया, यहाँ पे राम झरना आपको पूछ सकता है कि राम झरना कहाँ है, तो आपको रायगढ़ में याद रखना है। सूरजपुर से आपको पूछ सकता है कि सीता लेखनी पहाड़, ऐसा माना जाता है कि भगवान लक्ष्मण जो हैं उन्होंने माता सीता को अक्षर का ज्ञान कराया था, मतलब सीता माता ने लेखन सीखा था कहाँ पर, सीता लेखनी पहाड़ में। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा माना जाता है। वहाँ उनकी क्या है, किंवदंती है एक क्षेत्र विशेष की। तो सूरजपुर में आपको याद रखना है सीता लेखनी आपका पहाड़ है। राम झरना कहाँ है, तो आपको रायगढ़ याद रखना है। खरौद में आपको याद रखना है खरदूषण का वध का वध किया था भगवान श्री राम ने, ये आपको याद रखना है। खरौद इसीलिए फेमस है। फिर कांकेर का जो पंचवटी स्थान है उसको ऐसा माना जाता है कि कांकेर का जो पंचवटी स्थान है वहीं से माता का अपहरण हुआ था, सीता जी का अपहरण, ऐसा हम मानते हैं। सीता जी का अपहरण हुआ था ऐसा माना जाता है।
तो इतना जो स्थान है आपको अलग से अपने दिमाग में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं फिर। तो रामायण काल में देखिए, एक बार देख लेते हैं हमने रामायण काल में क्या क्या देखा है। तो हमने देखा कि इसका नाम दक्षिण कौशल था, दंडकारण्य था। फिर भानुमंत यहाँ के राजा हुए, जिन्होंने क्या किया, भानुमंत के राजा हुए यहाँ के, उनकी पुत्री थी कौशल्या। कौशल्या, उनका विवाह हुआ किसके साथ, उनका विवाह हुआ आपका दशरथ जी के साथ, और दशरथ जी को बाद में क्या हुआ था, ये स्थान प्राप्त हुआ था, है ना। इसके बाद क्या है, राम जी यहाँ है। राम जी के बाद भी आपको याद रखना है कि लव और कुश, दो पुत्र वे थे भगवान राम के, लव और कुश, लव और कुश। तो ये याद रखना है कि लव और कुश को जब शासन प्राप्त हुआ, तो जो दक्षिण कौशल है, दक्षिण कौशल का जो शासन है वो मिला था कुश को, है ना। और उत्तर कौशल जो अयोध्या वाला हिस्सा था वो मिला था किसको, लव को। तो इसीलिए कुश स्थली, यहाँ जो राजधानी बनी वो बनी आपका कुश स्थली। कुश स्थली के रूप में यहाँ राजधानी बनाया, और राजा कुश ने यहाँ दक्षिण कौशल में क्या किया था, शासन किया था। एक जो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखना है, सबसे प्राचीन बोली, सबसे प्राचीन, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन बोली आपसे पूछे, प्राचीन बोली सबसे छत्तीसगढ़ की, ये पूछा जाता है प्रश्न के। देखिए आपको पूरा कंसंट्रेट कहानी में नहीं करना है, आपके प्रश्न में करना है। मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूं उन प्रश्नों पे एक्स्ट्रा आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। कुश स्थली आपको याद रखना है। दक्षिण कौशल आपको सीधा पूछेगा कि रामायण काल में बस्तर के क्षेत्र को क्या बोला जाता था, तो आपको दंडकारण्य, आपको वहां ऑप्शन रहेंगे प्राग कौशल, कौशल, तो आपको ये तो पता है कि सब बोला जाता था, छत्तीसगढ़। लेकिन इंपॉर्टेंट कि रामायण काल में क्या बोला जाता था, तो आपको याद रखना है दक्षिण कौशल बोला जाता था। बस्तर को क्या बोला जाता था, तो दंडकारण्य बोला जाता था। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन बोली, यदि आपको ये बोला गया प्राचीन बोली, आपको वहां पे जनजाति बोली भी दे देगा, हलबा दे देगा, गोणी दे देगा, तो आपको वहां टिकिए नहीं करना है, आपको क्या करना है, कोसली। कोसली जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन बोली है, कोसली। ये आपको क्या करना है, याद रखना है ना। तो रामायण काल से इतने फैक्ट होते हैं और आपको इतना याद रखना है। चलिए ठीक है, इतने स्थल आपको याद रखना है, 9 प्रमुख स्थल है, हो गया है, बहुत सारा डिस्कशन हो गया है, ये एक्स्ट्रा जगह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आपको अब आता है महाभारत काल। महाभारत काल से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए ये देख लेते हैं। महाभारत काल से, महाभारत काल में फिर वही आपको ये पूछेगा कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था, तो आपको याद रखना है यहाँ पे पीके। क्या याद रखना है, वहां डीडी था, यहाँ पीके है। तो प्राक कौशल बोला जाता था छत्तीसगढ़ को, या कौशल भी कई जगह मिलेगा तो परेशान नहीं होना है। प्राक कौशल या कौशल वहां एकदम स्पेसिफिक है कि वो दक्षिण कौशल है ना, यहाँ प्राक कौशल या कौशल है। पीके के से कांतार या महाकांतार, कांतार, महाकांतार या कांतार बस्तर को बोला जाता था। कांतार जंगल को बोलते हैं, तो ये जंगल एरिया था पूरा आपका। और उस समय रामायण काल में क्या बोलते थे, तो याद रखना है आपको, रामायण काल में बोला जाता था दंडकारण्य। ये 2 बातें आपको याद रखना है। फिर कुछ बेसिक बातें जो हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ साक्षी होगा, आवश्यक नहीं है। तो महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी को चित्रोत्पला नदी बोला गया है। महाभारत के महानदी को चित्रोत्पला नदी बोला गया। आपको पूछेगा किस पर्व में बोला गया है, तो आपको सीधा भीष्म पर्व याद रखना है। महानदी को चित्रोत्पला नदी बोला गया है, चित्रोत्पला नदी। ठीक है, चित्रोत्पला नदी बोला गया है ना, चित्रोत्पला नदी बोला गया है। कैसे याद रखेंगे, भीष्म महान थे, है ना, भीष्म आपको पता है महान थे, तो भीष्म महानदी के बारे में बातें हैं। ठीक है, सभा पर्व और एक आता है आपका वन पर्व। वन पर्व के बारे में याद रखिए, वहां ऋषभ तीर्थ जैसा कुछ
ऋषभ तीर्थ जैसा कुछ वर्णन वहाँ पे क्या हुआ है, आया है। तो इसी ऋषभ तीर्थ को जो लोचन प्रसाद पांडे आपके छत्तीसगढ़ के पहले पुरातत्व माने जाते हैं। आपको 2 क्वेश्चन और याद रखना चाहिए यहाँ से कि यदि आपको पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के पहले इतिहास कौन है, इतिहासकार कौन है, तो आपको बाबू रेवाराम याद रखना है, सीधा प्रश्न बनता है। और यदि आपको पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के पहले पुरातत्ववेत्ता कौन है, तो आपको लोचन प्रसाद पांडे जी का नाम याद रखना है। तो लोचन प्रसाद पांडे जी ने बोला कि जिस ऋषभ तीर्थ वर्ड का यूज हुआ है वो हमारा गुंजी वाला स्थल ही है, हमारे जांजगीर चांपा का गुंजी वाला स्थल है। ऐसा किसने बोला? लोचन प्रसाद पांडे जी ने बोला है, लोचन प्रसाद पांडे जी ने बोला है। तो ये बात आपको याद रखनी है ना। तो इतनी बात याद रखने की भीष्म पर्व में भी वर्णन है, सभा पर्व में भी छत्तीसगढ़ का कोई वर्णन आया है, और वन पर्व में भी छत्तीसगढ़ का जो ऋषभ तीर्थ है उसको गुंजी नामक स्थान माना है किसने? लोचन प्रसाद पांडे ने। ठीक है, प्राक कौशल बोला जाता था, महाकांतार बोला जाता था, ये 2 बात याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं कि जो स्थल है ना, जो स्थल हमारे काम के जो महाभारत काल से संबंधित है और जो हमारे प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं उसको हम क्या करते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है आरंग वाला क्षेत्र, ये हो गया आपका आरंग वाला क्षेत्र, और रतनपुर क्षेत्र, ये दोनों ही माने जाते हैं राजधानी थे किसके? मोरध्वज और आपके उनके पुत्र ताम्रध्वज। आरंग, ये हो गया आपका आरंग, और ये हो गया आपका, अलग कलर से लिख लेते हैं, है ना, आरंग हो गया, और ये आपका रतनपुर। तो ये दोनों ही स्थल ऐसे माने जाते हैं कि जो महाभारत काल से संबंधित है। आपको पता है कि मोरध्वज की कहानी आती है ना, तो महाभारत काल से संबंधित व्यक्ति थे वो, तो आपको साक्ष्य के रूप में याद रखना है कि राजधानी थी रतनपुर और आरंग, है ना। किनकी राजधानी थी? तो मोरध्वज, राजा मोरध्वज, जिन्होंने आर्य से चीर कर अपने पुत्र के बलि देने वाली जो कहानी आपने सुनी होगी, है ना, मोरध्वज और ताम्रध्वज, ये आपको याद रखना है, ताम्रध्वज की राजधानी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। गुंजी, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया, है ना, गुंजी हमने पढ़ लिया। गुंजी ऋषभ तीर्थ है, ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर हुए थे आपके ऋषभ तीर्थ, है ना, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए आपके ऋषभ देव। तो ऋषभ तीर्थ के रूप में गुंजी का उल्लेख किया गया ऐसा माना जाता है ना। आरंग का पुराना नाम पूछता है आपको, आरंग का पुराना नाम बताइए, तो भांडेर। ये 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भांडेर, आरंग का आपको सीधा पूछा जाएगा और आप कहाँ से प्रश्न पूछा गया ये सोचेंगे। तो भांडेर जो है उस आरंग का पुराना नाम क्या है? भांडेर है, ये आपको याद रखना है। और रतनपुर का महाभारत काल में रतनपुर का नाम क्या था ये पूछा जाता है, तो मणिपुर या मणिपुर भी मिलेगा, मणिपुर आपको याद रखना है, मणिपुर। रतनपुर का पुराना नाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। आरंग आपको पूछेगा तो आरंग का महाभारत काल नाम क्या था? भांडेर, है ना। रतनपुर का क्या नाम था? मणिपुर। ये दोनों ही राजधानी मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी थी, आपको याद रखना है। गुंजी ऋषभ तीर्थ के रूप में वर्णन हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है सिरपुर, सिरपुर के बारे में आपको याद रखना है। सिरपुर के बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि बब्रुवाहन की राजधानी मानी जाती है। किसकी? बब्रुवाहन की, बब्रुवाहन की राजधानी मानी जाती है। बब्रुवाहन की राजधानी थी ये, है ना, पांडु शासक बब्रुवाहन की राजधानी थी ये। इसके अलावा राजधानी, इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको महाभारत काल से जोड़ती है इस स्थल को, चित्रांगदपुर भी बोला जाता था। चित्रांगदपुर, ऐसा माना जाता था कि अर्जुन के जो पुत्र हैं चित्रांगद, उसकी इनकी राजधानी थी और चित्रांगदपुर सिरपुर को बोला जाता है, ये आपको पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट क्या बनना है? चित्रांगदपुर किस स्थल का नाम है या सिरपुर का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चित्रांगदपुर, मणिपुर को आपने भूलना है। महाभारत काल में क्या बोला जाता था? भांडेर आपको नहीं भूलना है। तो इतने स्थल ही आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने स्थलों को क्या करना है? आपको याद करना है। इसके अलावा आप खल्लारी याद रख सकते हैं जो महासमुंद में स्थित है। खल्लारी जिसका पुराना नाम पूछा जाता है खल्लवाटिका, खल्लारी या खल्लवाटिका, वाटिका इसका पुराना नाम था। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि यहाँ पर क्या है? लाछा गृह है। लाछा
गृह। लाक्षागृह क्या होता है? तो लाक्षागृह क्या था, मतलब जो पांडुपुत्र थे, पांडुपुत्र जब गए थे घूमने के लिए, तो जो आपके शासक हुए थे दुर्योधन, उन्होंने क्या किया, जितने पांडुपुत्र थे उन्हें एक ही जगह लाकर मारने का, मतलब जला के मारने का क्या किया गया था, प्रोग्राम, षड्यंत्र किया गया था। तो हम ऐसा मानते हैं कि वो जो षड्यंत्र है वो हमारे महासमुंद जिले के खल्लारी नामक स्थान पर किया गया था, जिसे वहां पे हम बोलते हैं कि लाक्षागृह प्राप्त हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि लाक्षागृह कहाँ प्राप्त हुआ, तो खल्लारी, खल्ल वाटिका जिसका नाम था, वहां प्राप्त हुआ। ये बात आपको ध्यान रखना है जो महाभारत काल से संबंधित है। तो दोस्तों यहां तक हमने पूरा आपका क्या क्या पढ़ लिया, ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने प्रागैतिहासिक काल हो गया, आपका आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। ऐतिहासिक काल में हमने जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ उसमें वैदिक, रामायण और महाभारत, इतना क्या कर लिया हमने, कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें दोस्तों हम महाजनपद काल, मौर्य काल, जो सीक्वेंस में जो भारतीय इतिहास से संबंधित है उसको हम देखेंगे। इसके अलावा हमारा इसमें दो चीज छूटा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।